हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अपना ओम्स लॉ स्टार्ट करा था, जिसमें हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर। उसमें आर हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उसी रेसिस्टेंस के बारे में कि एग्जैक्टली रेसिस्टेंस क्या होता है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक शुरू करा था ओम्स लॉ, जिसके हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें आर हमारे पास क्या था, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी रेसिस्टेंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रेसिस्टेंस। ठीक है, देखो, इसको करवाने से पहले मैं एक बार फिर से ओम्स लॉ पे जाती हूँ। ओम्स लॉ मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक कंडक्टर और ये है बैटरी। बैटरी का क्या काम होता था, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास है 10 वोल्ट की बैटरी, तो इस बैटरी का काम क्या होगा, इस बैटरी का काम होगा इस कंडक्टर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। वो कहाँ पे होता है, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब एक तरफ ये क्रिएट करती है 10 वोल्ट और एक तरफ 0 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। याद है मैंने आपको कन्वेंशनल करंट सिखाया था, कैसे जाता है वो, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से। पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। और जितना ज्यादा, अब देखो, जितना ज्यादा मैं इसको बढ़ा के चलेगा, मान 20 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट। ठीक है, अब इस साइड 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे काफी सारे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ आना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेरे कहाँ जाते हैं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ के जितने भी नेगेटिव चार्ज है सारे पॉजिटिव की तरफ आना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसकी वोल्ट और बढ़ाती हूँ, 30 वोल्ट कर दिया मैंने इसे, अब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, और जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज्यादा ही तो करंट बनेगा। इसका मतलब करंट उतना ज्यादा यहाँ पे बनता चला जाएगा। अब देखो, मैंने क्या करा है, मैंने वोल्टेज बढ़ाई है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हुआ है, करंट बढ़ता चला गया। ठीक है, मैंने क्या करा है, वोल्टेज बढ़ाई है, जिसकी वजह से मेरा करंट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज करा था। वो मेरे पास क्या था, आर। इस आर को मैंने क्या नाम दिया था, रेसिस्टेंस। और आज हमें इसी रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि रेसिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसको हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल से। कैसे, मान लो ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है ए, और ये दूसरी जिसको मैंने नाम दिया है बी, और यहाँ पे खड़े हैं हम। अब हमें यहाँ से इस साइड आना है, इस वाले एंड पे। अब देखो, बी वाले के पास क्या है, बी वाले के रोड पे कुछ भी नहीं है, वो इजीली भाग के यहाँ पे आ सकता है। ए वाले के पास देखो, यहाँ पे और भी लोग हैं, ये भी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इन दोनों में से ए और बी में से कौन इजीली ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक आ सकता है? ऑफ कोर्स बी वाला। क्यों? क्योंकि इसके पाथ में कोई भी रुकावट नहीं है, इसके पाथ में कोई भी ऑब्स्टिकल ही नहीं है जो इसको रोक पाएगा, ये इजीली आ जाएगा। अब ए के साथ क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे चलना शुरू करेगा, इस इंसान की या इन सब की वजह से इसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। बिल्कुल सेम चीज हमने लाइट में भी पढ़ी थी, याद है आपको। अब यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा कोलिजन होगा, सीधी सी बात है, इसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम में नहीं पहुंच पाएगा जितने टाइम में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको सेम चीज को हम समझेंगे कंडक्टर की टर्म्स में। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था बहुत आराम से, क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये आराम से करंट यहाँ से फ्लो हुआ और ऐसे चला गया।
ठीक है। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर मान लो इम्प्योरिटी मैंने ऐड कर दी, ठीक है। जैसे इस कंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड होगी, अब जो करंट है जैसे इसके अंदर ट्रेवल करेगा वो इस इम्प्योरिटी से टकराएगा, कोलिजन होगा। इस कोलिजन की वजह से जो करंट है वो इतना नहीं बन पाएगा जितना इसमें बनेगा, क्योंकि बार बार टकराने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, करंट कम बनेगा। अब जब करंट कम बनेगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास करंट कम बना, जितना मैंने इम्प्योरिटी ऐड करती जाऊंगी उतना जो है मेरे पास करंट कम होता जाएगा। इम्प्योरिटी को ऐड करना ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मेरे पास क्या था, रेसिस्टेंस मेरे पास था कि करंट के फ्लो को रोकना। रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना। अब वो मैं कैसे रोकूंगी, मैंने इस कंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी डाल दी। अब इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, करंट का इसके साथ बार बार कोलिजन होगा, ठीक है। अब जब बार बार ये कोलाइड करेंगे, इस कोलिजन की वजह से क्या होगा, करंट इतना नहीं बन पाएगा जितना इसमें बन रहा था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इजीली ट्रेवल कर पा रहे थे, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका होगा कोलिजन, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू करा इस तरीके से, पहली इम्प्योरिटी से टकरा गया, फिर दूसरी से टकरा गया, फिर तीसरी से टकरा गया। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास उतना करंट नहीं बन पाएगा जितना इसमें बन रहा था, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है इन इम्प्योरिटी से ही टकराएगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टर की वॉल से भी टकरा सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर सकता है। अब जितना ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम करंट बनेगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम करंट बनेगा। देखो जरा ध्यान से, कोलाइड करेंगी चीजें, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस बनेगा। रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टेंस रुकावट है, ठीक है। रेसिस्टेंस एक रुकावट है, हमने जितनी ज्यादा इसके अंदर रुकावट पैदा कर दी उतने ही इलेक्ट्रॉन को करंट बनाने में प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएगा ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन इतना ट्रेवल करेगा ही नहीं तो करंट बनेगा कैसे, ठीक है। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना कम करंट, जितने ज्यादा कोलिजन उतना कम करंट, ठीक है। जितना कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम करंट बनेगा, ठीक है। यहां तक ओके। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसका काम क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना, उसको रोकना। यहां तक ठीक है। आगे चलते हैं, देखो डिफाइन 1 ओम। हमने ये बिल्कुल सेम चीज करंट में करी थी। करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, फिर हमने डिफाइन करा था 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी, वोल्ट, फिर हमने डिफाइन करा था 1 वोल्ट। अब हम पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, 1 ओम। हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसकी यूनिट को हम डिफाइन करते हैं 1 ओम। ये बहुत ही इजी है। देखो हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से R मेरे पास क्या आ जाएगा, V अपॉन में I। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। कुछ नहीं करना, इनके बीच में बस ऑफ लगा दो, और यहाँ पे 1। बस देखो रेसिस्टेंस की यूनिट 1 ओम। 1 ओम इज डिफाइंड एज V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कहां पे बनता है पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इजी है। देखो क्या बोला मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इजी है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो
बोर्ड में डेफिनेशन ना काफी पूछी जाती है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम। तो इनको अच्छे से समझो और इनको याद करो। ओके, आगे चलते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अब हमें उन फैक्टर्स को पढ़ना है जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस होता क्या है? कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, अभी किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये करता है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। अब ये चीज होती क्या है इसको हम अभी समझेंगे, बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। देखो हम इसको करते हैं, सब एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। सबसे पहला है हमारे पास लेंथ, कि कैसे मेरे पास जो रेसिस्टेंस है लेंथ पे डिपेंड करता है। देखना जरा, ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो अभी इतनी ही है, 3। ठीक है, अगर मैंने इस कंडक्टर की लेंथ, अभी इसमें जो मान लो रेसिस्टेंस बन रहा था वो मेरे पास R बन रहा था। ठीक है, अब सेकंड केस में मैंने क्या करा? सेकंड केस में इसकी लेंथ को डबल कर दिया। जब लेंथ को डबल कर दिया तो सीधी सी बात है उसमें इम्प्योरिटी भी तो ज्यादा होंगी। अब एक बात बताओ, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होंगी क्या उतना ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं बनेगा? मैंने इस लेंथ को डबल कर दिया, और जैसे ही मैंने लेंथ को डबल करा इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी तो ज्यादा हो जाएंगी। जब इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाएंगी तो सीधी सी बात है कोलिजन भी ज्यादा होगा, और जब कोलिजन ज्यादा होगा उसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, पहले लेंथ इतनी थी, इम्प्योरिटी भी कम थी, जैसे मैंने लेंथ बढ़ा दी इम्प्योरिटी भी बढ़ गई। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी बढ़ेंगी उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस बनेगा। देखो इसमें मैंने क्या समझा कि मेरे पास जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। कैसे? डायरेक्टली, जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। सिंपल था। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जरा, पहले मेरे पास कंडक्टर इस तरीके से था। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी ऐसे थी। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया इस तरीके से। लेंथ को सेम ही रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मैंने बढ़ा दिया। अब क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, अब जो इम्प्योरिटी है, पहले जो इलेक्ट्रॉन था जैसे थोड़ा सा चलेगा इन इम्प्योरिटी से टकराएगा, बार बार कोलिजन होगा, बार बार रेसिस्टेंस बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ना थोड़ी जगह मिल जाएगी चलने के लिए, तो वो इतना कोलाइड भी नहीं करेगा। ठीक है, जितना कोलिजन वो इसमें कर रहा था इतना कोलिजन वो इसमें नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जितने दो मेरे पास इम्प्योरिटी है उनके बीच में गैप आ जाएगा। इसमें तो गैप ही नहीं था, जैसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा चलेगा बार बार इम्प्योरिटी से टकराएगा। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? दो इम्प्योरिटी के बीच में काफी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रेवल कर सकता है। अब यहाँ पे कोलिजन कम हो रहे हैं, कोलिजन कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या? रेसिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, सेकेंड केस में मेरे पास क्या आ जाएगा? कैसे डिपेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे? इनवर्सली। कैसे? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, लेंथ पे कैसे डिपेंड था? डायरेक्टली, जितनी आप लेंथ बढ़ाओगे उतना रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसमें कैसे डिपेंड है? इनवर्सली, जितना आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया उतना रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। यहां तक आई बात समझ में? अब देखो इन दोनों की वजह से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फर्स्ट है क्या आया मेरा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड से क्या आया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एक साथ लिख दिया इन दोनों को कंबाइन करके। अच्छा, मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि जब हम इस साइन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू रो L/A। अब ये जो रो है इसी को मैं क्या बोलती हूँ? रेसिस्टिविटी।
अब हम पढ़ेंगे इस रेसिस्टिविटी के बारे में कि आखिर रेसिस्टिविटी होती क्या है। देखो, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है। इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रो होता है ये किसकी जगह है, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट यूज करा, उसको हमने क्या नाम दिया है, रेसिस्टिविटी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये होता क्या है। ओके, आओ पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। देखो, बेसिकली रेसिस्टिविटी होती क्या है, ये किसी भी कंडक्टर की या इंसुलेटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना करंट को पास करेगी या कितना करंट को पास नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास कॉपर की रॉड है और एक मैंने लिया यहाँ पे वुड। मुझे पता ये एक इंसुलेटर है और ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है और इसमें करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है कि करंट को फ्लो होने देगी, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये करंट को फ्लो नहीं होने देगी। बेसिकली रेसिस्टिविटी क्या होती है, एक टाइप का रेसिस्टेंस ये, इसका काम में क्या होता है, करंट को अपोज करना। मतलब जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी उतना करंट कम हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी उतना मेरे पास करंट कम हो जाएगा। सेम हमने रेसिस्टेंस में भी पढ़ा था। लेकिन रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या फर्क है, देखो, रेसिस्टिविटी किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी हो सकती है और रेसिस्टेंस में खुद से बढ़ा सकती हो। किस तरीके से, आप किसी भी कंडक्टर में इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड कर दो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी में किसी भी मटेरियल की नहीं बढ़ा सकती, वो कांस्टेंट होती है, उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास मटेरियल अलग है, ये कॉपर है ये वुड है, अलग मटेरियल है, तो रेसिस्टिविटी भी इनकी अलग होगी। लेकिन अगर मटेरियल सेम है, मेरे पास दो वायर है, दोनों ही कॉपर के बने, तो मैं इनकी रेसिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकती, वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी उतना करंट कम होगा, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताओ कि कॉपर और वुड किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें से करंट कम फ्लो हो पाएगा। इनमें से बताओ, ज्यादा करंट कॉपर में फ्लो होगा, इसका मतलब इसकी रेसिस्टिविटी कम होगी और इसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, आया समझ में, किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी, जिसका क्या काम होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना। अच्छा देखो, आगे चलते हैं एक बारी। पहले हम रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं, फिर दोबारा आएंगे उसी स्लाइड पे। देखो, रेसिस्टिविटी हमारे पास क्या मैंने बताई, किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, रेसिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, ये करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है रेसिस्टिविटी, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये रहा, ठीक है, ये किसका बना है, कॉपर का, और ये मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है जो किसका बना है, कॉपर का। इसकी लेंथ L और इसकी लेंथ 2L। अब मैंने आपसे ये पूछा कि इनमें से रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। देखो, रेसिस्टिविटी अभी मैंने बताया किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल किस चीज का बना है, सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है। अब इसमें देखो, ये भी कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना है, तो इनकी रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी, चाहे इनकी लेंथ कितनी ही छोटी है, कितनी बड़ी क्यों ना हो। इनकी लेंथ में डिफरेंस है लेकिन स्टिल इनकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, बस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है ए, एक ये कंडक्टर है जो सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है,
लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए, ए और बी सेम मटेरियल के बने हुए हैं ये, इनमें से किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी? सेम मटेरियल के बने हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। देखो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हैं तो उनकी रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी, वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतना आया समझ में? अच्छा अब देखो मैंने क्या पढ़ाया था, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। यहां से अगर मैं रो निकालू कितना हो जाएगा? R A बाई L। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन रेसिस्टिविटी। ये रही रेसिस्टिविटी, कैसे डिफाइन करोगे इसको? इट इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R ऑफ यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं आधी है डेफिनेशन, इसमें क्या और इंक्लूड हो जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट मतलब वर्ग। ओके, अच्छा देखो अब आप मुझे बताना किसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी और किसकी रेसिस्टिविटी लो होगी। एक मेरे पास आते हैं कंडक्टर और एक है मेरे पास इंसुलेटर। इनमें से किसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी? देखो उसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी जिसमें से करंट कम फ्लो हो पाएगा। अब आप मुझे बताइए इनमें से करंट ज्यादा फ्लो किसमें होता है? कंडक्टर में। अगर कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो होता है इसका मतलब इसकी रेसिस्टिविटी कम रहेगी और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी ज्यादा रहेगी। ये तो सिंपल है। ओके, एक और इनके बीच में आते हैं हमारे पास एलॉय। एलॉय हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर की रेसिस्टिविटी कंडक्टर से काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर से काफी ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन स्टिल हम इसको यूज करते हैं, ऐसा क्यों? अगर हमें करंट चाहिए तो नॉर्मल कंडक्टर यूज करो। हम एलॉय को क्यों यूज करते हैं? देखो हम एलॉय को यूज करते हैं जहां पे हम, जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, ऐसी चीजों में हम एलॉय को यूज करते हैं। ऐसा क्यों? आयरन में यूज करते हैं प्रेस करने के लिए, इसमें भी क्या होता है नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो क्योंकि जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर है या आयरन है, इनमें हमें करंट की नीड नहीं है। ठीक है, इनमें हमें क्या चाहिए? इनमें हीट ही चाहिए। और हीट कैसे प्रोड्यूस होगी? जब बार बार कोलिजन होगा, बार बार कोलिजन होगा जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हमें हीट ही चाहिए होती है। ठीक है, हम इनको काफी डिटेल में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एलॉय हमारे पास क्या होता है। एलॉय एक ऐसी चीज है जिसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा इसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है, फिर भी हम इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे डिवाइस है जैसे आयरन या इलेक्ट्रिक हीटर, इनमें हमें क्या चाहिए होता है? इनमें हमें करंट नहीं, हीट चाहिए। और हीट कैसे प्रोड्यूस होगी? जब बार बार कोलिजन होगा उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसका मतलब इनका रेसिस्टेंस हमें थोड़ा सा हाई चाहिए, इनकी रेसिस्टिविटी हमें थोड़ी सी हाई चाहिए एज कंपेयर टू कंडक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा तो कोलिजन होगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा देखो हमने रेसिस्टिविटी के बारे में क्या पढ़ा है, किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे बस। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं एलॉयज। एलॉयज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? एलॉयज हैव हायर रेसिस्टिविटी, दे डोंट ऑक्सीडाइज इजीली, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट। सेम चीज जो भी मैंने आपको पढ़ाई, इन्हें हीटिंग एलिमेंट को बनाने में यूज करा जाता है क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, ये इजीली पिघलते नहीं है, इनका इवन मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। जैसे हमारे पास जो वो 100 वॉट का बल्ब होता है येलो वाला,
उसमें क्या होता है, एक टंगस्टन का वायर लगा होता है। अब उसमें क्या होता है, उसकी भी रेसिस्टिविटी काफी हाई होती है। अब वो जब बार बार हीट होगा, हीट होने की वजह से उसमें क्या होगा, वो ग्लो करेगा। ठीक है, और हमें वही चाहिए, हमें करंट थोड़ी चाहिए, हमें उसमें क्या चाहिए, हमें उसमें ग्लो चाहिए। उसके लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए उसमें बार बार कोलिजन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए उसका रेसिस्टेंस थोड़ा सा, रेसिस्टिविटी थोड़ी सी हाई चाहिए हमें। जैसे टंगस्टन की रेसिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है। ओके, अच्छा देखो हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि रेसिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड है। उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है वो। अच्छा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, देखो ये मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर ये क्या बनाई है मैंने, इम्प्योरिटी बनाई है। थोड़ी इन्हें डार्क कर देते हैं, ये रही, ठीक है। अच्छा, अब इनकी वजह से क्या होगा, देखो नॉर्मली जब इसमें से करंट फ्लो होगा, उसको जहां थोड़ी बहुत भी जगह मिलेगी वो वहां से जाएगा इस तरीके से। मान लो इससे कोलाइड करा, ठीक है, फिर वो ऐसे गया, इससे कोलाइड करा, फिर वो ऐसे जाएगा, ठीक है। करंट कम बनेगा, ये हमें दिख भी रहा था क्योंकि कोलिजन उसमें हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने क्या करा, इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, इसके अंदर के जो एटम है वो क्या शुरू कर देंगे, उनके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे, वो अपनी ही मेन पोजीशन पे इस तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे इस तरीके से। अब इसकी वजह से क्या होगा, पहले जो एटम हमारे पास एक प्लेस पे रुके हुए थे, जो या मैं बोलूं जो इम्प्योरिटी मेरे पास एक नॉर्मल प्लेस पे रुकी हुई थी, अब उसने क्या, अब उसने वाइब्रेशन शुरू कर दी। अब अपनी मेन पोजीशन के अराउंड इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट नहीं ऑसिलेट करेगी, ठीक है, अपने मेन पोजीशन के अराउंड वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, मान लो वो ऐसे फिर ऐसे, वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, अब पहले वो नॉर्मली जा रहा था, एक दो इम्प्योरिटी से टकरा रहा था, अब क्या होगा, जब ये बार बार ऑसिलेट करेंगी तो वो बहुत सारी इम्प्योरिटी से टकराता हुआ जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें करंट कम बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से करंट पे क्या असर पड़ता है, करंट कम बनता है। करंट कम का सीधा सा मतलब है रेजिस्टेंस उसका बढ़ चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोलिजन ज्यादा होंगे, जहां कोलिजन ज्यादा होंगे वहां रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या क्या पढ़ा हमने, किस किस चीज पे मेरे पास जो है ये डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने पढ़ा लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रेसिस्टिविटी, एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इस पे हमें न्यूमेरिकल्स करनी है। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अच्छा, इसकी यूनिट भी पढ़ लेते हैं हम। रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R A बाई एल। रो मेरे पास क्या हो जाएगा, R A बाई एल। अब इसकी यूनिट पढ़ेंगे। R की क्या होती है, ओम, A की मीटर स्क्वायर और L की मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर, ठीक है। क्या यूनिट आ जाएगी इसकी, ओम मीटर, ओके। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, और रेसिस्टिविटी की क्या आई है, ओम मीटर, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। आओ इसके ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। देखो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेसिस्टेंस, ओके, ऑफ लेंथ 2 मीटर, एल हमें गिवन है कितनी, 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 10 की पावर माइनस, ए गिवन है 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। रेसिस्टिविटी भी गिवन है रो कितनी, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, आर, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए,
R इक्वल्स टू रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -8, L is 2 and area of cross section is 10 की पावर -6। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 की पावर -6 जैसे ही ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, और 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7 2 सा 14, 1 कैरी 2 1 सा 2 और 3, 3.4 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 6, ये है 10 की पावर -8, ये है 10 की पावर 6, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 3.4 इंटू 10 की पावर -8 और +6 कितना हो जाएगा, -2, तो ये आ जाएगा -2। यूनिट क्या आएगी, r की यूनिट क्या होती है, ओम। हो गया क्वेश्चन, इजी था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। हमने क्या करा है, सिर्फ जो गिवन था पहले वो लिखा, फिर ये देखा फॉर्मूला कौन सा लगेगा और उसके बाद फॉर्मूला पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड हमें गिवन है 2 मीटर एंड रेसिस्टिविटी कितनी गिवन है, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। The wire is stretched so that length become 4 meter. What is the new resistivity? जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। मैंने आपको अभी क्या समझाया था, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे, किसी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मेरे पास कोई कंडक्टर था कॉपर का, ठीक है, कॉपर का कंडक्टर था जिसकी लेंथ कितनी थी, 2 मीटर। उसके बाद उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी है, कितनी हो चुकी है, 4 मीटर। स्टिल ये कॉपर का वायर है, आपको इसकी रेसिस्टिविटी गिवन थी और इसकी आपसे पूछी है कितनी हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरे पास रेसिस्टिविटी है वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती और ना ही एरिया पे डिपेंड करती, इसका मतलब वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, अगर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इसका रेसिस्टिविटी भी कैसी आएगी, सेम ही आएगी। तो नई रेसिस्टिविटी कितनी आएगी मेरे पास, जो पहले थी, पहले कितनी थी, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये आपका आंसर है। क्या लिखोगे, ये चेंज होगी ही नहीं, जितनी पहले थी उतनी ही सेम ही रहेगी, इट रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि ये डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर वो बोलता कि कॉपर की जगह हमने कोई दूसरा मटेरियल ले लिया तो उसकी रेसिस्टिविटी डिफर करती, अदरवाइज वो डिफर करेगी ही नहीं। यहाँ तक आया समझ में। देखो इसके ऊपर और क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के लिए, उसमें हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़िए और इसके जितने ज्यादा हो सके इतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।